सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जीके जीएस सामान्य अध्ययन में प्राचीन भारत से संबंधित एक मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ। ये है राष्ट्रकूट वंश। हालांकि मैं आपको गारंटी तो नहीं देता हूँ कि इस वंश से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि रहेगा तो आपको इन्हीं बिंदुओं से आपका प्रश्न पूछेगा। पहला जो प्रश्न इससे पूछा जाता है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन थे। दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ थी? मांडखेत। तो यदि इसकी स्थिति को देखें तो इसका विस्तार कहाँ था राष्ट्रकूट वंश का, तो हम भारत का नक्शा तो हम देखेंगे तो ये इसका विस्तार महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में यहाँ पर था। विस्तार जान लिए। अगला जो देखते हैं कि ये दंती दुर्ग ने स्थापित तो जरूर किया था। संभवतः ऐसा लगता है कि राष्ट्रकूट वंश ये चालुक्य वंश के प्रशासक रहे थे, और जब वो वंश के कुछ अयोग्य शासक आए तो ये प्रशासक अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। उन्हीं में दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। कृष्ण प्रथम से संबंधित जो प्रश्न पूछी जाती है कि वो एलोरा की मंदिर किसने स्थापित किया था, तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने स्थापित किया था। और दो और जानकारी जान ले, ये ऑप्शन ग्रेड में पूछ सकता है कि कृष्ण प्रथम ये गंग वंशीय श्री पुरुष को परास्त किया था, इसको पराजित किया था और मानपुर पर अधिकार कर लिया। मानपुर अभी जो वर्तमान में जिसको बेंगलुरु कहते हैं उसी का प्राचीन नाम था मानपुर। इसके बाद इसने बादामी के चालुक्य शासक को भी पराजित किया था। ध्रुव इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि आपको अमोघ वर्ष या कृष्ण प्रथम रहा था। ध्रुव के बारे में एक ही जानकारी आपको देनी जरूरी है कि ध्रुव का उपनाम धारावर्ष था। अगला शासक का नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का कार्यकाल 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक रहा था। कितना लंबा समय तक रहा था, इसी से आप समझ सकते हैं कि यह शासक सबसे प्रतापी, योग्य और प्रतिष्ठित शासक रहा होगा राष्ट्रकूट वंश का। इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया। कन्नौज शहर के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट और प्रतिहार, पल्लव वंश ये तीनों भाग लिए थे। लंबे समय तक ये युद्ध चला था। कभी कभी वो वंश जीतता था, कभी दूसरा वंश जीतता था, कभी पहला वंश जीतता था, कभी माने वंश बराबर उसका जो है आदान प्रदान न कह लीजिए, बल्कि जीत हार का अंतर होते रहता था। तो इसलिए ये लंबे समय तक युद्ध चला। इसमें अमोघ वर्ष स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था और इसने कविराज मार्ग की रचना की। कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके दरबार में कई सारे विद्वान भी रहा करते थे। कोई प्रतापी राजा ही, योग्य शासक ही, जो पराक्रमी शासक ही, जिसकी कम से कम आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो, उसी के दरबार में विद्वान रहा करते थे। क्योंकि विद्वान को रखना और उनका खर्च व्यय करना ताकि वो निश्चिंत होकर के अपनी रचना को पूरा कर सके, ये सामान्य राजा की वश की बात नहीं थी। अयोग्य राजा की वश की बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन रहा करते थे। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य रहते थे और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन रहते थे। अमोघ वृत्ति वास्तव में अमोघ वर्ष की प्रशंसा में ही लिखी गई ये ग्रंथ है। और वैसे भी जिस राजा के संरक्षण में आप रह रहे हैं, यदि आप उसकी प्रशंसा न करेंगे, आलोचना करेंगे, तो कौन रहने देगा? ये तो सीधा सा साइकोलॉजिकल बात है। अगला देखिए कि ये अमोघ वर्ष ऐसा ये जैन धर्म का उपासक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अन्य धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। संपूर्ण राष्ट्रकूट वंश जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तीनों को समान ढंग से देखा। यहाँ तक कि इस्लाम के भी प्रति इसकी दुर्भावना नहीं रही थी। अमोघ वर्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने महालक्ष्मी, हिंदू देवी को खुश करने के लिए इसने अपनी बाईं हाथ की उंगली, छोटी उंगली, इसको काट करके और उनका चढ़ावा दे दिया। इसके बाद देखिए कि इस काल के एक महत्वपूर्ण शासक थे, वो कृष्ण
तृतीय 939 से लेकर के 967 ईस्वी तक रहे थे। इनके दरबार में आदि पुराण शांति पुराण के लेखक पौन्न रहते थे। ये कन्नड़ भाषा के बेहद ही महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिनके बारे में कुछ कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ये रहा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे ये वंश में अयोग्य शासक हुए, ये वंश ढहने लगा, ये वंश शनै शनै समाप्ति को रहने लगा। तो कर्क द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे। अब कुछ और जानकारी जो यदि राष्ट्रकूट वंश से पूछी जाएगी तो वहीं से पूछा जाएगा, ये है कि राष्ट्रकूट वंश की एक देन है एलोरा और एलिफेंटा की गुफा। ये इसमें कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 13 से 29 तक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। 30 से 34 तक जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इससे ये निष्कर्ष निकाला इतिहासकार ने कि राष्ट्रकूट वंश ने शांतिपूर्वक तीनों धर्म का प्रशय दिया। इसके बाद देखें कि बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गुफा संख्या 10 था, जिसको विश्वकर्मा गुफा भी कहा गया। और यह गुफा संख्या 2 मंजिल और 3 मंजिल की बनी हुई थी। फिर एलोरा की जो 15वीं गुफा थी, इसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में अवतार में ये दिखाया गया है। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो उन्होंने सभी धर्मों का समान रूप से प्रशय दिया। शासन प्रबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे साम्राज्य जो था उसको राष्ट्र में बांटा गया था। राष्ट्र को हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो स्थिति कमिश्नरी की है वही स्थिति थी। उसके बाद राष्ट्र को विषय में बांटा गया था, जिसकी देखरेख करने वाले विषयपति होते थे। विषय की वही स्थिति है जो वर्तमान में जिला की स्थिति है। और इसको विषय को बांटा गया था भुक्ति में, और भुक्ति के देखरेख करने वाले को भोगपति कहते थे। इसमें 50 से 60 गांव होता था और इसको भोगपति देखरेख करते थे। गांव को देखरेख करने वाले, इनका नाम था ग्रामकूट या ग्रामपति। और कई जगह जो गांव के वृद्ध व्यक्ति होते थे उनको महत्तर कहा गया था। इस तरह से आपको एक भी प्रश्न राष्ट्रकूट वंश से नहीं छूटेगा। और मैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में आगे की जानकारी या अन्य वंश की जानकारी मैं आपको दूंगा।